नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। मनाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मनाली की बहुत ही एक्साइटिंग, एडवेंचरस और बहुत खूबसूरत प्लेसेस को दिखाने वाले हैं। जैसे कि आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे, इस तरह की आज हम प्लेसेस देखेंगे जिन्हें देखने के बाद आपका मन प्रसन्नता से भर उठेगा। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं मनाली की इन ऑफ बीट प्लेसेस को। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है जहां पर घूमने हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। मनाली की सुंदरता हर मौसम में अलग अलग होती है, लेकिन आप यहां किसी भी मौसम में आएं, आपको यहां ठंड का अनुभव ज़रूर होगा। तो मनाली टूर के दौरान जिन खूबसूरत स्थानों को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, उनमें से सबसे प्रमुख है रोहतांग पास, जो कि लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान है जहां से बर्फीले पहाड़ों का बहुत खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। तो अब हम चल रहे हैं रोहतांग पास के लिए, जिसका डिस्टेंस मनाली से लगभग 50 किलोमीटर्स का है। और इस 50 किलोमीटर के रास्ते में बेहद खूबसूरत नज़ारे नज़र आते हैं जिन्हें हम देखेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो रास्ता हम पार करके जाने वाले हैं मनाली से रोहतांग पास तक का, वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, जिसके बीच में आपको इस तरह के पॉइंट्स भी नज़र आएंगे जो कि थोड़े खतरनाक भी हैं, थोड़े घुमावदार हैं, और एक एडवेंचर से भरा ये रास्ता आपको नज़र आएगा। और इसी रास्ते में हमें काफ़ी सारे टूरिस्टिक पॉइंट्स भी मिलेंगे, जिनमें से प्रमुख हैं गुलाबा व्यू पॉइंट, राला फॉल्स, रानी नाला और व्यास कुंड। लेकिन ये टूरिस्टिक पॉइंट्स सिर्फ इतने ही नहीं हैं, और भी कई सारे टूरिस्टिक पॉइंट्स हैं जो कि हम देखेंगे रोहतांग पास से आगे बढ़ते हुए, जिसमें से प्रमुख है कोकसर और चंद्रा वैली, जहाँ का नज़ारा वाकई में देखने लायक है। और फिर वहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कई सारे खेत जिनमें गोभी की खेती की जाती है। और ये खेती इसलिए स्पेशल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर जाके यहाँ पर फसल उगाई जा रही है एक तरह से। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे अटल टनल के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित। और फिर अटल टनल से पास होते हुए हम चलेंगे सोलांग वैली के लिए, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और एक बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है। लेकिन बस इतने ही स्थान हम कवर नहीं करेंगे, और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। रोहतांग पास जाने वाले मार्ग पर आता है गुलाबा चेक पोस्ट, जहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर रोहतांग पास का जो परमिट हम लेते हैं उसे चेक कराना होता है, और उसी के बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने परमिट नहीं लिया है तो गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती, तो परमिट लेना ज़रूरी होता है। रोहतांग पास के लिए हम चल रहे हैं और रास्ते में गुलाबा व्यू पॉइंट आता है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू नज़र आता है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ से नज़र आते हैं। और पहाड़ की खास बात कि पहाड़ों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको स्नो नज़र आएगी। और ये जो अगर हम इस जगह पे दिसंबर से लेकर मार्च तक आते हैं तो ये पूरा पहाड़ हमें वाइट कलर का नज़र आता है, क्योंकि पूरे पहाड़ पर बर्फ़ जम जाती है। और नीचे की साइड हम देखेंगे तो ये है मनाली। जितने भी आपको घर देख पा रहे हैं ये सभी मनाली है। और यहाँ ऊपर की साइड क्लाउड्स हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से जब आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स आप क्लिक कर पाते हैं। तो अब गुलाबा व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं रोहतांग पास के लिए। और रोहतांग पास जाने का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है और एडवेंचर से भरा हुआ है। रोहतांग पास के लिए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच रास्ते में एक वाटरफॉल नज़र आया। इसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, राला फॉल इसे कहा जाता है। और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट से गिरता है। मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में भी इस वाटरफॉल को दिखाना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का वैली व्यू, कि इस फॉल के सामने से कितना खूबसूरत वैली व्यू नज़र आता है। मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप में भी इस वाटरफॉल को दिखाना चाहूँगा।
रोहतांग पास जाने वाले रास्ते पर एक स्थान आता है जिसका नाम है मड़ी। और ये वैसे तो ये एक अच्छा व्यू पॉइंट है, लेकिन यहाँ काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं। लाइन से यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो काफ़ी सारी दुकानें हैं जो कि सभी खाने पीने की दुकानें हैं। अगर आप कुछ फास्ट फूड खाना चाहते हैं या फिर कुछ भी खाने का ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ ले सकते हैं। और ये एक अच्छा व्यू पॉइंट भी, और साथ ही यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है जिसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। रोहतांग पास जाने वाले मार्ग पर पड़ता है रानी नाला। एक तरह का झरना है जो कि प्राकृतिक रूप से यहाँ बहता है। और इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 12 महीने बर्फ़ नज़र आएगी। अभी ये जो आप हमारे सामने देख पा रहे हैं ये बर्फ़ है, और बर्फ़ का बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुका है, इसलिए ग्लेशियर हम इसे बोलेंगे। टोटली अभी थोड़ा सा गंदी हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल ये बर्फ़ है और इसको हम छू के देख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का आप देखेंगे तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ रुकते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट भी बना रखा है जिसमें आप मैगी वगैरह कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। और झरने के साथ भी अच्छे खासे पिक्चर्स ले सकते हैं, बर्फ़ के साथ ले सकते हैं। और यहाँ कुछ इस तरह से ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिलती हैं जिन्हें पहनकर भी आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कर सकते हैं। अब हम एक माइलस्टोन के सामने खड़े हैं जिस पे लिखा हुआ है कि रोहतांग पास यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। और इसी माइलस्टोन के दूसरी साइड पर देखें तो हम मनाली का यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है 50 किलोमीटर यहाँ से दूर है मनाली। मैं पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जब हमने गूगल मैप पे चेक किया कि मनाली से रोहतांग पास कितनी दूर है, तो वहाँ से इसका डिस्टेंस आ रहा था 37 किलोमीटर। लेकिन हमने गाड़ी के मीटर पर भी लगा के चेक किया कि लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है रोहतांग पास का। और ये जो माइलस्टोन है इस बात का सबूत है कि मनाली से जो रोहतांग पास का डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है। और अब यहाँ एक स्थान है जो कि व्यास नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, व्यास कुंड है यहाँ पर, वहाँ पर हम चलेंगे और देखेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं व्यास कुंड में, जहां ऋषि व्यास जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की और फिर यहीं से व्यास नदी उत्पन्न हुई और इसे ही व्यास नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। और इसी स्थान पर वेद व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण और महाभारत भी लिखी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं व्यास कुंड को देखने। व्यास कुंड एक छोटा सा कुंड है वैसे देखने में, लेकिन इस कुंड का पानी इतना पवित्र माना जाता है कि इसमें स्नान करने से दुख दर्द दूर होते हैं। इस स्थान पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है व्यास नदी का जन्म यहाँ पर हुआ है। व्यास कुंड से जो नज़ारा दिखता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। चारों तरफ पहाड़ हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं पास में, और दूर देखें तो काफ़ी सारे बादल दिखते हैं। हम इतनी ज़्यादा हाइट पर आ चुके हैं कि बादल हमारे लेवल पे हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास, और इसकी हाइट समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से है 13,058 फीट्स की। और ये हाइट अगर हम इसको मीटर में बोलें तो लगभग 4000 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। अगर कंपेयर करके देखें माउंट एवरेस्ट की हाइट से, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8800 कुछ मीटर्स की। तो कुल मिलाकर हम माउंट एवरेस्ट की आधी हाइट पर पहुंच चुके हैं। ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जगह है, और यहाँ से देखेंगे तो स्नो माउंटेन्स का काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पीछे की ओर नज़र आता है। रोहतांग पास पे आप ATV राइड भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। इसमें अगर आप शॉर्ट राइड करते हैं तो 1500 रुपये चार्ज है, अगर मीडियम राइड करते हैं तो 2000, और अगर एक लॉन्ग राइड करते हैं तो उसका चार्ज लगता है 3000 रुपये का। तो अब हम पहुंच चुके हैं रोहतांग पास के मुख्य व्यू पॉइंट पर। यहाँ पीछे की ओर देखें तो बर्फ़ जमी हुई नज़र आती है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर जब आए हैं ये अक्टूबर का महीना है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आप कभी भी आएंगे तो आपको इतनी बर्फ़ तो हमेशा यहाँ नज़र आएगी। और ज़्यादा बर्फ़ यहाँ कब नज़र आती है और ये कब खुलता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं सर से। सर थोड़ा सा ये बताइए कि रोहतांग पास मतलब साल में कितने टाइम तक खुला रहता है और कब बंद होता है? अभी बर्फ़ गिरेगी दोबारा अक्टूबर में। अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगी गिरना रोहतांग पास में। फिर नवंबर फर्स्ट वीक में रोहतांग पास क्लोज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़ गिर जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद खुलता है 15 अप्रैल के बाद। फिर 15 अप्रैल से लेके
मतलब वही नवंबर तक ओपन रहता है। और उस टाइम अप्रैल पे मई बर्फ जून होती में है। तब पूरा बर्फ रहता है यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ की। वो जैसे वीडियोस में हम देखते हैं वो बर्फ की दीवारें हाँ, बन वो जाती बहुत है, सारी बर्फ होती है। वो दोबारा खुलने के बाद बनता है। वो अप्रैल मई जून में मतलब आपको यहाँ देखने को दीवारें मिलेगा। रहेंगी और बीच में रास्ता बीच में होगा, रास्ता रहता है, होगा रास्ता और ये पहाड़ पूरे वाइट होंगे। पूरा वाइट रहता है, पूरा चारों white तरफ रहेगा। पूरा स्नो ही स्नो होता है। स्नो ही स्नो रहेगा जी। रोहतांग पास की एक खास बात है कि भले ही आप यहाँ भरी गर्मी में क्यों ना आए, यहाँ पर आपको ठंड लगनी ही लगनी है। और अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है कि अगर मैं थोड़ा सा यूँ करता हूँ तो आपको आवाज़ आएगी, पूरी वॉइस जो हवा की आवाज़ है वो आपको सुन पाएंगे। इतनी तेज़ हवा रहती है और वो सारी हवा सर्द हवा की तरह होती है, मतलब बहुत ठंडी होती है। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो अपने साथ वूलन्स और जैकेट्स वगैरह ज़रूर लाएँ, और हो सके तो इस तरह के जैकेट्स लाएँ जिससे एयर पास अंदर नहीं होती, क्योंकि आप जब यहाँ आएंगे तो आपके हाथ भी जमने लगेंगे। और जब बर्फ़ यहाँ रहती है तो माहौल कुछ ज़्यादा ही ठंडा होता है। तो कभी भी आप यहाँ आएँ वूलन्स ज़रूर लेकर आएँ। तो अब इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम बढ़ते चल रहे हैं अटल टनल के लिए। लेकिन जिस रास्ते से होकर हम चल रहे हैं, इस रास्ते के पहाड़ों पर आप ज़रा नज़र डालिए। ये पहाड़ आपको इतने ज़्यादा ग्रीनिश नज़र नहीं आएंगे। या तो इन पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है या फिर पहाड़ों का रंग ग्रेश या ब्राउनिश है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो कि जब हमने रोहतांग पास के लिए अपनी जर्नी की शुरुआत की थी तो उस दौरान जो पहाड़ देखे थे, जो वातावरण देखा था, वो काफ़ी ग्रीनिश था, यानी कि हरियाली से भरपूर था। ऐसा इस वजह से क्योंकि मनाली समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है और जो रोहतांग पास है वो 13000 फीट की ऊंचाई पर है। मनाली से जो हम रोहतांग पास का डिस्टेंस पार करते हैं वो डिस्टेंस भले ही 50 किलोमीटर का हो, लेकिन इस दौरान हम मनाली की लगभग डबल हाइट को चढ़ जाते हैं। यानी कि मनाली की हाइट तो लगभग 6000 फीट है, लेकिन रोहतांग पास लगभग 13000 फीट की ऊंचाई पर है। तो लगभग मनाली की डबल हाइट ये हो जाती है। तो इस हाइट पे आकर एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इस वजह से ये जो पहाड़ हैं आपको ब्राउनिश या ग्रेश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन या फिर ज़्यादा प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते ठंड की वजह से। तो अब रोहतांग के व्यू पॉइंट को देखते हुए हम बढ़ रहे हैं अटल टनल के लिए, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, काफ़ी हाइट पर बनी हुई है। उसे हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहूँगा। लाहौल स्पीति और काजा जाने के लिए यहाँ से ही एक रास्ता पड़ता है, इसी पॉइंट से। इस बोर्ड पे सारी जानकारी भी लिखी हुई है और ये रास्ता एक तरह का कच्चा रास्ता है, ऑफ रोडिंग इसको हम कहेंगे, क्योंकि इस तरह का जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं पक्का रोड बना हुआ है। ये रास्ता बिल्कुल कच्चा रास्ता है जहाँ से भी हम जा सकते हैं काजा और लाहौल स्पीति के लिए। और फिलहाल हम जा रहे हैं अटल टनल के लिए। अटल टनल जाने वाले रास्ते पर बीच में कुछ इस तरह का वाटरफॉल भी आता है, जिसे भी हम देख सकते हैं। जब मॉनसून पीरियड होता है तो ये वाटरफॉल की जो धारा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये वाटरफॉल काफ़ी अच्छा है फ़िलहाल के हिसाब से। अटल टनल जाने वाले रास्ते पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कोकसर, और इस गांव की लोकेशन बड़ी प्यारी है क्योंकि ये एक वैली के बीच में बनाया गया है। और जो लोग रोहतांग पास आते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं और रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप कुछ खा पी सकते हैं। कोकसर में ही एक काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है जिसे भी आप देख सकते हैं, और ये वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, लेकिन हम इसे थोड़ा दूर से ही देख रहे हैं। लेकिन जो वैली व्यू इस वाटरफॉल के साथ नज़र आता है वो बहुत ही खूबसूरत है।
कोकसर जिस वैली में बसा हुआ है उसे चंद्रा वैली कहते हैं, और जब हम चंद्रा वैली से आगे बढ़ते हैं तो हमें एक ग्रुप नज़र आता है, एक टीम नज़र आती है जो कि किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। या तो किसी फिल्म की शूटिंग है या फिर किसी वेब सीरीज़ की या किसी टीवी सीरियल की। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तरह यूज़ करना तो बनता ही है। अटल टनल जाने वाले रास्ते पर बीच में कुछ खेत नज़र आते हैं, और ये खेत कोई नॉर्मल खेत नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर बनाए हुए खेत हैं जो कि इस खूबसूरत वैली के बीच में हैं। इस वैली का नाम है चंद्रा वैली, जिससे हम गुजर रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है जो यहाँ से नज़र आता है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका एक व्यू दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की ये वैली का खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ लोग रहते भी हैं। कुछ घर भी हमें आगे की ओर नज़र आते हैं। यहाँ पर कुछ किसानों के, कुछ लोगों के घर बने हुए हैं, और लोग इतने ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं। तो फाइनली अब हम अटल टनल के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। अटल टनल को अगर दूर से देखें तो वो एक हट नुमा नज़र आती है, एक झोपड़ी की तरह दिखाई देती है। इसे हम पास से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस खूबसूरत नज़ारे को जिससे होकर हम गुजरते हैं अटल टनल के लिए। यहाँ एक ब्रिज भी आता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अटल टनल के सामने। ये दुनिया की सबसे बड़ी टनल है जो कि इतनी ज़्यादा हाइट पर बनाई गई है। इसकी हाइट है लगभग 10,000 फीट, यानी कि 10,000 फीट ऊंचाई पर जाकर इस टनल को बनाया गया है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 9 किलोमीटर के लगभग है। तो अब मैं सर से थोड़ा जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस टनल को बनाने का पर्पज़ क्या था। पहले ऐसा होता था कि जब ये टनल नहीं था तो जो लाहौल स्पीति वाली जो लोग रहते हैं तो रोहतांग पास 6 महीने के लिए बंद हो जाता था, तो ना उधर से गाड़ी ना मनाली आ सकती थी, ना यहाँ से कोई मनाली जा सकता, तो पूरा रास्ता 6 महीने के लिए पूरा क्लोज़ हो जाता था। अब क्या है कि अटल टनल बनने के बाद ये जो रास्ता है ये 12 महीने चालू रहता है, और रास्ता भी काफ़ी शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट हो गया मतलब पहले बहुत घंटे लग जाते बहुत होंगे, टाइम लगता था, बाया रोहतांग पास होके आना पड़ता था। तो फिर अभी क्या है कि अभी सोलांग वैली होते हुए अटल टनल से सीधा शिशु विलेज पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले बाया रोहतांग पास होके आना पड़ता था, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी कि बहुत सारे मतलब उसके लिए वो करना पड़ता था। तो पहले काफ़ी घंटे लग जाते थे, काफ़ी टाइम लगता था। पहले 4 से 5 घंटे लग जाते थे शिशु पहुंचने में मनाली में। अभी हम आधा या पौना घंटे में हम शिशु विलेज एंटर कर जाते हैं जी। तो इसका बेनिफिट काफ़ी रहा, मतलब काफ़ी बेनिफिट। तो अब अटल टनल से होते हुए हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है सोलांग वैली, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा मशहूर है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम चल रहे हैं अटल टनल के अंदर। अटल टनल जैसे कि बाहर से नज़र आ रही थी उसी तरह से अंदर भी वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अंदर का जो रास्ता बनाया गया है वो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, और जब हम अटल टनल के अंदर चलते हैं तो आपको काफ़ी सेफ फील होगा अंदर, क्योंकि एक्चुअल में तो इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन टनल के अंदर आपको बिल्कुल फ्लैट रास्ता नज़र आएगा। और अटल टनल की खास बात कि इसके अंदर इमरजेंसी एग्जिट्स भी बनाए गए हैं काफ़ी सारे पॉइंट्स के बीच में, यानी कि कुछ डिस्टेंस के बाद इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, जिससे कि अगर कभी कुछ होता है तो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकला जा सकता है। और साथ ही बीच बीच में स्पीडोमीटर्स भी लगे हुए हैं कि आपको इस स्थान पर इतनी स्पीड पर चलना चाहिए, इस पर इतनी स्पीड, 40-60 के कई सारे स्पीडोमीटर्स लगाए गए हैं।
सोलांग वैली तक जाने वाले रास्ते में बीच में कई सारी शॉप्स आती हैं स्नो ड्रेस की, जहां से आप स्नो ड्रेस रेंटल चार्जेस के साथ ले सकते हैं। इनका जो चार्ज लगता है वो लगता है 250 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसमें स्नो ड्रेस और बूट्स शामिल होते हैं। सोलांग वैली तक जाने वाले रास्ते पर एक ब्रिज आता है और इस ब्रिज के किनारे कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। अब मैं इसी व्यू को आपको हमारे पुराने सीन के साथ दिखाना चाहूँगा। अभी ये जो व्यू है पूरा ग्रीनिश है और उस टाइम पे जब बर्फ़ गिरती है तो ये व्यू कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली की एक काफ़ी पॉपुलर प्लेस पर, जो कि है सोलांग वैली। ये पर्यटकों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है और जब आप दिसंबर से मार्च के महीने में यहाँ आते हैं तो ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, ये ग्रीनरी तब्दील हो जाती है वाइट कलर की चादर में, यानी कि पूरी वैली आपको वाइट कलर की नज़र आएगी अगर आप दिसंबर से मार्च के टाइम पर यहाँ आएंगे, क्योंकि ये विंटर्स का टाइम होता है। और अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पर सोलांग वैली के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पिछली बार जब हम मनाली आए थे तो उस टाइम पे सोलांग वैली पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी और उस दौरान किस तरह की स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं मैं उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा। सोलांग वैली का डिस्टेंस मनाली से लगभग 15 किलोमीटर का है। ये रास्ता होने में तो छोटा है, लेकिन इस रास्ते को क्रॉस करने में आपको काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक मिल सकता है। और ट्रैफिक से बचने के लिए हमारी एक एडवाइस रहेगी कि आप सोलांग वैली के लिए जब भी प्लान करें तो सुबह सुबह ही निकल जाएं। सुबह 5-6 बजे के करीब जब भी आप निकल जाएंगे तो आप जल्दी से सोलांग वैली पहुंच जाएंगे बिना ट्रैफिक के। अगर आप देरी करते हैं तो आपको काफ़ी सारा ट्रैफिक यहाँ मिलता है, जिसमें आपके 4 से 5 घंटे वेस्ट हो सकते हैं। ये एडवाइस मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, क्योंकि हमने भी ट्रैफिक में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट किया है बिकॉज हम होटल से जल्दी नहीं निकल पाए थे। तो जिस भी साधन से आप सोलांग वैली तक पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ती है, यानी कि पैदल चलते हुए ऊपर की ओर जाना होता है और रास्ते में आपको बहुत सारी बर्फ़ नज़र आती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली, और सोलंग वैली में काफ़ी सारी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। सभी के प्राइजेस मैं एक एक करके आपके साथ क्लियर करूंगा, लेकिन एक ज़रूरी जानकारी बताना चाहूँगा। सोलंग वैली में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी करें। मान लीजिए आपको स्कीइंग करनी है, आपको जिप लाइन करनी है, अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा एज़ कंपेयर टू कि अगर आप 5-6 एक्टिविटीज़ का एक पैकेज ले लें जिसमें कि स्नो ड्रेस भी शामिल होती हैं, तो वो आपको एक तरह से किफ़ायती और सस्ता पड़ता है। तो हमने जो पैकेज लिया है उसका मूल्य है 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़, जिसमें कि 4 एक्टिविटीज़ प्लस स्नो ड्रेस शामिल हैं, यानी कि 4 एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। साथ में ही आपको स्नो ड्रेस भी मिलती है 1200 रुपये के अंदर। वो 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक एक करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी है याक राइडिंग, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें याक के ऊपर आपको बिठाया जाता है और बर्फ़ के ऊपर याक चलता है, जिससे एक तरह का सैर कराई जाती है आपको याक के ऊपर, जो कि एक काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। जो दूसरी एक्टिविटीज़ पैकेज में शामिल है वो है ट्यूब राइडिंग। इसमें एक बड़ी सी ट्यूब पर आपको बिठाया जाता है और नीचे की ओर स्लोप में धकेला जाता है, जिसमें बहुत ही स्मूथली आप जाते हैं बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए, और ये भी बहुत ही मज़ेदार टास्क होता है। जो अगली एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है जिप लाइन, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर टास्क है। इसको आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। तो हमें काफ़ी थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है इस जिप लाइन को करते हुए, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। ब्रेक करके तो देखिए। यार क्या व्यू दिख रहा है, वाह, यार तो मजा आ रहा है यार।
अच्छा था यार, अच्छा था, बहुत बढ़िया। और 1200 रुपये के इस पैकेज में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जिप लाइन आपको 2 साइड की करवाई जाती है, यानी कि आप एक साइड से जब दूसरी साइड जिप लाइन के थ्रू पहुंच जाते हैं तो दूसरी साइड से वापस से जिप लाइन के थ्रू आप वापस से उसी साइड में आते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो एक तरह से डबल बेनिफिट आपको हो जाता है। अगली एक्टिविटी जो इस 1200 रुपये के पैकेज में शामिल है वो है स्कीइंग, और ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आपके लिए होने वाली है। बिकॉज़ जब भी आप स्कीइंग पहली बार करते हैं आप कई बार गिर सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं कई ना कई बार आपको गिरते पड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक फ़नी मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो आइए इसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइव। आगे झुको, न्यू बैंड ओके। तो चलिए अब जानते हैं सोलांग वैली में जो अब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं उसके क्या क्या चार्जेस होते हैं और किस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक लोकल पर्सन है और एक एजेंसी के थ्रू हमने भी काफ़ी अच्छा किया था, यहाँ पर काफ़ी अच्छे एडवेंचर स्पोर्ट किए, काफ़ी मज़ा किया। तो उसकी थोड़ी सी रेट्स जानते हैं यहाँ के सर से। सर बताइए थोड़ा सा, यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? एक्टिविटी सर जी यहाँ पर जो बर्फ़ वाली होगी, स्कीइंग हो गया जी, वो बर्फ में होगा, ट्यूब राइड वो बर्फ में होगा, मतलब जो ऑल एक्टिविटी वो बर्फ में ही होगा यहाँ अच्छा पर। अच्छा, हाँ जी, ऐसा जैसे आप नाम बता दीजिए, जैसे ट्यूब राइड है, याक राइड है, पैराग्लाइडिंग है, हाँ जी सर और जी। क्या है सर, हो क्या हो? जिप लाइन है सर जी, जिप लाइन है, माउंटेन बाइक है, स्नो बाइक है। स्नो बाइक अलग? अच्छा, हाँ जी, स्नो बाइक वो बर्फ के ऊपर ही चलेगा अच्छा, सर जी। हाँ जी। और सर क्या क्या चीज़ें होती है इसके अलावा? इसके अलावा सर जी बंजी रॉकेट होता है, पैराग्लाइडिंग होती है जी, ATV राइड होगा आपका। अच्छा, हाँ जी सर। और सर वो एक बॉल जैसा होता है? हाँ जी, जॉर्बिंग बॉल भी होता है सर जी। जॉर्बिंग बॉल, अच्छा। सर अब थोड़ा सा चार्जेस बता देंगे, जैसे जिप लाइन का क्या चार्ज जिप लाइन का सर जी आपको वैसे कपल का 1500 रहता है, अगर आप ग्रुप में आते हैं तो आपका कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। और ग्रुप में आते हैं तो कितना लगभग पड़ जाता है? 500 सर जी। 500 पर पर्सन का? हाँ जी सर जी, पर पर्सन का पड़ जाता है। और अगर अकेले अकेले कपल्स लेते हैं तो 1500 रुपये? जी सर जी। अच्छा, इसमें कोई थोड़ा बहुत कम हो सकता है? हो सकता है ना, हाँ थोड़ा बहुत गुंजाइश रहती है? हाँ जी सर जी, हो सकता है। ज़्यादा रहते तो रेट ने थोड़ी बहुत आपके हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती हैं। और स्कीइंग वगैरह का? स्कीइंग का सर जी कपल का 2000 है। अच्छा, अगर आप कपल में आते हैं तो 2000 रहेगा। 2000 रहेगा। और अगर आप ग्रुप में आते हैं 6 मेंबर से ज़्यादा हैं जी जी, तो आपका 600 पर पर्सन लगेगा सर जी। और सर एक लास्ट बता दीजिए, पैराग्लाइडिंग का क्या चार्ज रहता है? पैराग्लाइडिंग का सर जी यहाँ पर जो शॉर्ट राइड है जी वो 1000 का होता है। अच्छा। और जो बड़ा राइड है हाई फ्लाई, अच्छा अच्छा, वो जो है जी 3200 का होगा। उसमें आपका विद रोपवे चार्ज रहेगा। विद रोपवे में ऊपर जाएंगे और ऊपर से कुछ अलग चार्ज रहता है? नहीं, उसी में हो जाएगा सर जी। पर अगर अलग से कोई रोपवे लेता है तो वो क्या तो रहता सर उसका 700 है। 700 रुपये, 700 रुपये लगता है मतलब? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब 3200 रुपये और ऊपर हाइट का 1000 रुपये कम का, इसमें भी रेट ऊपर नीचे होता है? ये फिक्स रहता है? अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर बाकी सारी चीज़ें सेफ है ना सर यहाँ के करने के लिए? सेफ है सर जी, सेफ है करने के लिए। एडवेंचर है सर जी, अब एडवेंचर में रिस्क भी होता है, ऐसा नहीं है। मनाली में अब एक ऐसे स्पॉट पर हम खड़े हैं जहाँ पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी। वैसे तो एक नॉर्मल सा ब्रिज है, लेकिन इस ब्रिज पर एक मूवी की शूटिंग हुई थी। थोड़ा सा सर से जानते हैं वो कौन सी मूवी थी और उसका सीन क्या था। ये यहाँ पे शूटिंग हुई थी जो टैंगो चार्ली मूवी है जी, तो उसका पासपोर्ट वाला सीन यहाँ पे शूट हुआ था कि आर्मी के ट्रक्स में वो जो टेररिस्ट लोग आते हैं जी, तो वो इस ब्रिज को क्रॉस करना चाहते हैं, फिर वो पासपोर्ट वाला सीन होता है कि पासपोर्ट बताओ। अजय देवगन वाली मूवी? हाँ, अजय देवगन वाली। तो बॉबी देओल उनसे पासपोर्ट मांगता है, तो फिर वो वाला सीन जो है यहाँ पे शूट हुआ था। मूवी का सीन तो यहाँ शूट हुआ ही है, लेकिन अगर आप इस ब्रिज से नीचे की ओर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लो वाला आपको सीन नज़र आएगा। एक नदी का नज़ारा है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, और यहाँ से ऊपर देखें तो वैली व्यू भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है।
अब मैं आपको हमारा मनाली होटल रूम दिखाना चाहूँगा जहाँ हमने स्टे किया है। और ये रूम काफ़ी लग्जीरियस है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है, क्योंकि यहाँ की बालकनी से काफ़ी अच्छा नज़ारा भी नज़र आता है। और इस रूम की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी लग्जीरियस है। और इसका जो टॉयलेट एरिया है वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। ये वॉशरूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अक्सर हम देखते हैं होटल्स के जो वॉशरूम एरिया है थोड़े इस तरह से होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ गीज़र की फैसिलिटी भी है, जैसे कि मनाली में बहुत ठंड पड़ती है तो गीज़र की सुविधा तो ज़रूरी है। मनाली में जिस होटल में हम रुके हुए हैं वहाँ की बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आता है जिसमें आप देख सकते हैं दूर दूर तक पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पहाड़ के ऊपर बने हुए हैं कई सारे घर और सामने की ओर हैं कई सारे होटल्स जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो अभी हमने देखी मनाली की कुछ ऑफ बीट प्लेसेस, लेकिन मनाली में और भी कई सारे स्थान हैं जिन्हें आपको मनाली टूर के दौरान ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, और उन स्थानों की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला स्थान जो हम मनाली में एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि एक पौराणिक स्थान है और महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि महाभारत में जो 5 पांडव थे उनमें से सबसे शक्तिशाली थे भीम, और भीम की जो पत्नी थी वो थी हिडिंबा देवी, और उन्हीं का ये मंदिर है। हिडिंबा देवी टेम्पल का निर्माण हुआ था 1553 में। राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, और इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो पेगोडा शैली का है। हिडिंबा देवी टेम्पल में दर्शन करने के लिए जब आप दिसंबर से फरवरी के मंथ के बीच में आते हैं तो आपको यहाँ स्नो नज़र आती है। मंदिर के ऊपर का जो ये भाग है वो बर्फ़ से ढक जाता है। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं जोगनी वाटरफॉल के लिए, और वाटरफॉल काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप हमारे पीछे देख पाएंगे काफ़ी ऊंचाई से ये वाटरफॉल गिरता है और इसका पानी धीरे धीरे करके पूरा नीचे की ओर जाता रहता है। जो ट्रैक करके हम आते हैं रास्ता, उस रास्ते में जो पानी नज़र आता है वो सारा जोगनी वाटरफॉल का ही वाटर है। और यहाँ तक पहुँचते हुए आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, ज़्यादा ट्रैकिंग भी नहीं है, लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो बहुत अच्छी जगह है, एक फ़ोटोजेनिक पॉइंट है, और यहाँ पर बैठकर आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मनाली में अब हम पहुँच चुके हैं वशिष्ठ टेम्पल, जो कि 4000 साल पुराना माना जाता है। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु थे और राजा दशरथ के कुल गुरु थे। मंदिर में गुरु वशिष्ठ की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है, जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं। वशिष्ठ टेम्पल के पास 3 प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड भी हैं, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए और एक देव कुंड यहाँ पे है, और ब्रह्म कुंड उसे बोलते हैं। तो फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं सजला वाटरफॉल पर। वाकई में ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है, और जिस लोकेशन पर ये बना हुआ है ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि ये पूरी जगह हरियाली से भरी हुई है। तो चलिए थोड़ा सा वाटरफॉल के पास चलते हैं और वाटरफॉल को एंजॉय करते हैं। मनाली टूर के दौरान अब हम एक फेमस स्थान पर पहुंच चुके हैं, जो कि है नग्गर कैसल, जो कि पुराने टाइम पर एक पैलेस हुआ करता था। इस पैलेस को हम अंदर से देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। नग्गर कैसल के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इसे राजा सिद्ध सिंह ने 1460 में बनवाया था, और ये एक तरह का रेजिडेंट एरिया और एक तरह का पैलेस था पूरा, जहाँ पर वो रहते थे और इस पूरे साम्राज्य को संभालते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स काल आया तो 1846 में ये पैलेस ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया, और ये एक तरह से कोर्ट हाउस की तरह यूज़ किया जाने लगा। और फिर ब्रिटिश काल ख़त्म होने के बाद 1978 में इस पूरे कैसल को हेरिटेज होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। जितने भी आप रूम्स देख रहे हैं हमारे साथ, ये सारे रूम्स हैं, एक तरह का ये हेरिटेज होटल है, आप यहाँ आकर रुक भी सकते हैं। अब मनाली के एक पौराणिक स्थान पर हम पहुँच चुके हैं, जो कि है मनु टेम्पल। ये पुरानी मनाली के अंदर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, और मनाली का जो नाम है वो इसी मंदिर से आया है। मनु ऋषि के नाम पर मनाली का नाम रखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया था तो मनु ऋषि का जहाज़ यहीं पर आकर रुका था। उन्होंने यहीं तपस्या की थी और यहीं से मनुष्य जाति का निर्माण हुआ था।
तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं मनु ऋषि के दर्शन। अब हम आ चुके हैं मनाली के एक और फेमस स्पॉट पर, जो कि है एक मोनेस्ट्री, जो कि मॉल रोड के पास में ही बनी हुई है। ये मोनेस्ट्री बौद्धिज्म कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली के मॉल रोड में, जो कि टूरिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एक्चुअल में है तो ये एक मार्केट एरिया, लेकिन यहाँ पर हिमाचल कल्चर से जुड़ी काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। चाहें तो आप यहाँ पर हिमाचली कल्चर से रिलेटेड क्लॉथ्स खरीद सकते हैं, कुछ शोपीस आइटम्स खरीद सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव पीसेस खरीद सकते हैं, या फिर यहाँ का ट्रेडिशनल फूड यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड को। मनाली मॉल रोड पर एक स्पेशल फूड आइटम मिलता है, जो कि है 8-in-1 सॉफ्टी, जिसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ 50 रुपीज़ में आपको उपलब्ध हो जाती है। मॉल रोड पर आपको तिब्बतियन कल्चर और हिमाचली कल्चर दोनों से रिलेटेड कई सारे शोपीस आइटम्स मिल जाएंगे, जिन्हें आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मनाली घूमने के लिए हमने एक हॉलीडे पैकेज बुक किया था प्रिया ट्रैवल्स के साथ, और इस पैकेज में हमें स्टे फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडेड मिली थी, जिसकी मदद से हम ये सारे स्थान अच्छे से देख पाए। तो अगर आप भी चाहें तो प्रिया ट्रैवल्स के साथ पैकेज बुक कर सकते हैं। इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां जाकर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पैकेजेस बुक कर सकते हैं। तो ये हैं मनाली की कुछ ऑफ बीट प्लेसेस, जिन्हें घूमकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।